इंडिया में गूगल माइक्रोसॉफ्ट नहीं बन पाता है, क्या उसका रीज़न ये है कि हमारे पास स्टीव जॉब्स नहीं है या हमारे पास बिल गेट्स नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है रिस्क कैपिटल की। एआई का क्या रोल आगे होने वाला है? अब मेरे को लगता है बहुत समय के बाद में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आई है जो कि हमारे जीने का तरीका ही चेंज कर देगी। जेनजी की बात करते हैं, उनके वर्क कल्चर में और जो दूसरे मिलेनियल्स हैं या अपर एज ग्रुप के लोग हैं, उनके वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है? यंगर जनरेशन है, यंगर वर्कफोर्स है, तो इनका काम करने का तरीका और इनका जिंदगी का आउटलुक थोड़ा अलग है। बट ये जनरेशन को दूसरी चीजें चाहिए रहती है, इनको इम्पैक्ट देखना होता है अपने काम का, इनको आउटकम ड्रिवन काम पसंद है कि भाई आप हमको बताओ क्या करने का है, आप हमको ये मत बताओ कि कैसे करने का है, कैसे करने का हम फिगर आउट कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान 24 साल की एज में रिटायर हो जाए और उसके बाद उसको पैसिव इनकम आती रहे? पिछले काफ़ी सारे पॉडकास्ट में मुझे कमेंट्स आते थे, सर आप कोई एम्प्लॉयज़ के लिए पॉडकास्ट कीजिए। तो ये जो पॉडकास्ट है ये एम्प्लॉयज़ के लिए है। इस पॉडकास्ट में हमने गिरीश को बुलाया था, जो कि ओनर हैं प्रचय कैपिटल के फ्रॉम पुणे। एक लार्ज कंपनी मैनेज करते हैं, 500 करोड़ के फंड्स ये मैनेज करते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने ये डिस्कस किया कि कोई एम्प्लॉय अगर अपनी ही कंपनी में ओनर बनना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, अपने फंड्स को कैसे एलोकेट कर सकता है, गोल्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, सक्सेस के लिए कौन से हैबिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है। इट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट विच यू मस्ट वॉच टिल द एंड। और जाने से पहले यार मेरे को बता के जाना कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। आपसे एक छोटी सी सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इट विल हेल्प मी टू ब्रिंग वंडरफुल गेस्ट फॉर यू गाइस। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गिरीश जी, आपने इतना टाइम दिया। पुणे से आए हैं गुड़गांव में पॉडकास्ट करने के लिए। इस पॉडकास्ट में ना कोशिश करेंगे जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़े पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, उनको हम हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ज़्यादा फंड्स नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं? एम्प्लॉयज को डायरेक्टली बिजनेस शुरू करना है। करेक्ट। यार मैं बोलूंगा कि ज़रूरी नहीं है, सबसे पहली बात तो कि आपको बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए खुद का ही बिजनेस चालू करने का है। आप एक एंटरप्रेन्योर अपने कंपनी में भी बन सकते हैं, जिसको इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। तो अगर आपको इच्छा है कि यार मैं कोई एक्स्ट्रा चैलेंजिंग काम लूँ अपने हाथ में, किसी काम की ओनरशिप लूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, तो एक छोटी सी चेंज तो आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में भी कर सकते हो कि आप अपने बॉस को जाके बोल सकते हो कि यार यस आई वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्टिकल, दिस पर्टिकुलर डिवीजन, और आई वांट टू ड्राइव रेवेन्यू, और आई वांट टू कट डाउन कॉस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो नई करने की कोई इच्छा है, इसके लिए आपको खुद का ही जंप मारना चाहिए या खुद के ऊपर ही रिस्क लेनी चाहिए। आप अपने कंपनी में भी चालू कर सकते हो, बीइंग द ओनर ऑफ सम पर्टिकुलर एक्टिविटीज़। टेकिंग ओनरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना खुद का बिजनेस चालू करो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा अपैरल ब्रांड है, हमारे 14 स्टोर्स हैं, मेरे पास कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसके पास फंड्स नहीं है लेकिन वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? तो सबसे पहले तो आपके पास में आ सकता है, आपको बोल सकता है कि राहुल जी अपने 14 स्टोर्स है, ये वाला स्टोर जो है आपका पर्टिकुलरली ये 1 करोड़ रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहा है, मैं इस स्टोर की पूरी एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैं 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का इस स्टोर का रेवेन्यू पहुंचाऊंगा, जिससे कि प्रॉफिट डबल हो जाएगा, और जो भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन रहा है उसमें से आप मेरे को थोड़ा शेयर दे दीजिए। तो बिना रिस्क के, बिना मेहनत के सामने वाले को ओनरशिप मिल गई काम करने की, फ्रीडम मिल गई कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की, और आप भी मना करेंगे किसी को अगर कोई आके आपको बोलता है, जिम्मेदारी लेता है, तो आप भी मना नहीं करेंगे ऐसे किसी एम्प्लॉय को। तो एटीट्यूड चेंज कर दिया तो आप जहां काम कर रहे हैं वहीं पर ही आप ओनर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है ओनर के लिए आपका नाम होना चाहिए कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट के अंदर। ओके, ऐसा आप अपनी कंपनी में करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं हम लोग। मतलब मैं मानता हूं कि एम्प्लॉय को हम लोग 3 तरीके से रिवॉर्ड करते हैं। एक होता है जो उनके टाइम के लिए हम लोग उनको सैलरी देते हैं। दूसरा होता है कि वो कोई एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेता है जिसके लिए आप इंसेंटिव देते हो, और जो वो ओनरशिप लेता है उसके लिए आप उसको वेल्थ से रिवॉर्ड करते हो, ईसॉप देते हो। तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे हमारे कंपनी में जो हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स लानी रहती है या फिर डिप्लॉयमेंट करना रहता है, तो उसमें अगर कोई भी एम्प्लॉय कुछ उसमें इनिशिएटिव लेता है तो हम लोगों ने क्लियर कट इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। अगर मैं अपना इंटरेस्ट अपने एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के साथ में अलाइन कर दूं और मेरे को अगर कोई बेनिफिट होता है तो उसको वो बेनिफिट पास कर दूं, तो इससे अच्छा विन विन स्ट्रक्चर तो क्रिएट ही नहीं हो सकता।
थोड़ा सा एक बार डायरेक्ट एग्जांपल के साथ बताइए। मान लो कोई एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है, तो वो क्या अलग बिजनेस लेके आ सकता है? जैसे हम लोग का फाइनेंस का बिजनेस है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे फंड रेजिंग करते हैं बाय डूइंग पब्लिक इशू ऑफ बॉन्ड्स। हम लोग लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। प्रचय कैपिटल अभी तक 4 पब्लिक इशू भी लेके आ चुका है। तो जब भी ये पब्लिक इशू रहते हैं तो हम लोग इनफैक्ट ऑफिस के अंदर एक स्क्रीन शुरू रखते हैं और एक कॉन्टेस्ट टाइप का क्रिएट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, जहां पर एम्प्लॉयज़ ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से टॉप 10 एम्प्लॉयज़ है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। और कोई भी एम्प्लॉय इसमें अगर इन्वेस्टर लेके आता है तो जितना भी फंड रेज होता है उसका एक परसेंटेज रहता है, आधा टका, 1%, 1.5%, वो हम लोग एम्प्लॉयज़ को एज एन इंसेंटिव पास करते हैं। तो इससे मैंने क्या किया कि भाई सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दी एक्स्ट्रा कमाने की। देखिए पैसा ना किसी के लिए भी कम पड़ता है, मतलब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी पड़ेगा रहेगा तो भी उसको ऐसा लगेगा यार मेरे पास में पैसा कम है, और गरीब आदमी को भी ऐसा लगता है मेरे पास में पैसा कम है। अगर हम ही किसी तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी दे पाए तो वो शायद एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, हर कोई शायद ले भी नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले भी नहीं, बट कुछ लोग हैं जो जुझारू लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी तो दे सकते हैं। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर मैंने देखा कि कई सारी कंपनियों में मिसिंग रहता है। वो लोग एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेने के लिए कोई रिवॉर्ड ही नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है। वैसे और इंसेंटिव्स जो बनाती भी हैं कंपनियां, कैसे बनाना चाहिए इंसेंटिव? लेट्स से फॉर एग्जांपल, और देखो क्या है, कई बार मैं पॉडकास्ट करते करते ना बहुत सेल्फिश हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो गेस्ट आए हैं वो जो अपनी कंपनी में कर रहे हैं उससे मैं भी कुछ सीख लूँ और मैं अपने स्टोर्स पे इम्प्लीमेंट कर लूँ। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से सब्सक्राइब कर रखा है, फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरा एक ब्रांड है, अपैरल ब्रांड। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है नया हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी कपड़ों की दुकान है, शॉर्ट में बोलूँ तो विमेन वेयर की हमारे स्टोर्स हैं, है ना, ऑल ओवर एनसीआर। तो अगर मुझे इंसेंटिव देना हो स्टाफ को, तो एक तो ये हो सकता है कि भाई 5 लाख रुपए की सेल करो, उसका तुम्हें 1% हम 5,000 रुपए इंसेंटिव देंगे। क्या ये स्ट्रक्चर सही है या इसमें कुछ और मेरे को क्लॉजेस डालने चाहिए? मतलब आप अलग अलग टाइप का इसके अंदर स्कीम्स क्रिएट कर सकते हैं। एक तो पहला चीज़ ना मैं अपने बिजनेस में फॉलो करता हूँ और जो मेरे लिए बहुत वर्क की हुई है, मैं बोलता हूँ गेमिफाई वर्क। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने हर जगह इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि सिर्फ इंसेंटिव देने से नहीं होता है, उसका ना किसी तो भी तरीके से उसको एज ए गेम बना देना चाहिए। काम क्यों तकलीफ देता है, काम क्यों बोर होता है और खेलना क्यों अच्छा लगता है? बचपन में हम लोग पढ़ाई करना पसंद नहीं करते थे और खेलना पसंद करते थे। सेम चीज़ आप आज बड़े होने के बाद में काम के साथ में हमारी हो जाती है। काम को बोर होता है, काम बचपन की पढ़ाई के जैसा है, मन नहीं लगता है। तो किसी तरीके से आप काम को ही खेल कर पाए, उसकी आप स्कीम बना पाए, उसके आप विनर्स बना पाए, उसका एक लाइव स्कोर बोर्ड बना पाए, तो उससे क्या होता है कि सेम चीज़ के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। ट्रैकिंग शुरू हो जाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में कि कौन टॉप कर रहा है, कौन नहीं टॉप कर रहा है। एंड कई बार आप यकीन नहीं करेंगे कि पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने किसी को सिर्फ ये बोल दिया कि यार जो टॉप 3 लोग रहेंगे उनको मैं पर्सनली लंच पे लेके जाऊंगा एंड मैं किसी तो भी तरीके से उनको गाइड करने की कोशिश करूंगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। आपको शायद हर बार पैसे भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े, शायद आपके साथ में कुछ टाइम, आपका कुछ गाइडेंस, ये भी उनके लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग हो जाता है। तो आप अपने जैसे जो आपका स्टोर है उसके अंदर आप अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव्स निकाल सकते हैं कि भाई अगर आपकी ऐसे रही कि कोई हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लिए आप अलग क्या कहते हैं कमीशन बना सकते हैं। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक स्कोर बोर्ड बना सकते हैं, एक लीडरशिप बोर्ड बना सकते हैं कि भाई कौन लीड कर रहा है। जो टॉप के 10 लोग हैं उनको आप हो सकता है कि सीजन के एंड में ऋषिकेश भेज दो एक आउटिंग के लिए। तो इस टाइप का आपको सोचने का है कि यार किस तरीके से मैं इसको गेमिफाई करूं, इंटरेस्टिंग बनाऊं। सबको ना गेम खेलना मजा आता है। काम को भी हम लोग किसी तरीके से अगर गेमिफाई कर पाए तो उसमें एम्प्लॉयज भी इंजॉय करते हैं। ओके। आपके पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, आप जब हायरिंग करते हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये वाला स्टाफ मेरे को चाहिए, ये वाला स्टाफ मेरे को नहीं चाहिए? सबसे पहले तो जो चीज़ मैं देखता हूँ वो देखता हूँ हंगर टू परफॉर्म, हंगर टू डिलीवर, हंगर टू अचीव समथिंग। आग होती है पेट में, जो आग बोलते हैं ना, फायर इन द बेली, तो सबसे पहले तो वो होना चाहिए। गिरीश भाई ये सब बोलते हैं हाँ कि मुझे हंगर चाहिए, एम्प्लॉय में हंगर चाहिए, ठीक है। हाँ। आप किसी भी पॉडकास्ट में जाओगे, आप सुनोगे ना, सब यही बोलेंगे एम्प्लॉय में हंगर होनी चाहिए। भाई हंगर आइडेंटिफाई कैसे करें? अब मैं आपके पास इंटरव्यू देने आया हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैं हंगरी हूँ ग्रोथ के लिए? देखिए सबसे पहला तो हंगर आती है आपके बैकग्राउंड से।
जैसे आप किस बैकग्राउंड से आते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी हुई है और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपको एक अंदर से कि भाई मेरे को किसी को कुछ प्रूव करने का है, ऐसे टाइप की कोई चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, आदमी को जज करना इतना इजी नहीं है, और एक मुलाकात में जज करना तो और बड़ी बात है। मतलब आप उसको बेसिकली जजमेंट पास कर रहे हो उसके अगेंस्ट, विच इज़ नॉट ईजी। बट जो फैक्टर्स मैं देखता हूँ कि यार आदमी का बैकग्राउंड क्या है, वॉट इज ड्राइविंग हिम, क्या चीज़ ऐसी है जो वो दूसरे को करके दिखाना चाहता है। जैसे कई बार कई सारे लोगों की स्टोरी रहती है कि हमारे घर में ये नहीं था, फिर हमारे रिलेटिव्स बहुत अमीर थे, हमको इस तरीके से ट्रीट किया गया। तो आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट इज ड्राइविंग मोटिवेशन फॉर दैट पर्सन, और आप देखिए कि उसके तब तक के करियर चॉइसेस कैसे रहे हैं। आपको उसके अंदर भी एक सेट पैटर्न मिल जाता है कि वेदर दैट पर्सन इज पंचिंग अबव हिज वेट, वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है कि जो अदरवाइज उसकी कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है, बट ही इज ट्राइंग टू स्टिल परस्यू इट। जैसे बहुत ही छोटे गांव से आया है, बहुत ही छोटे घर से आया है, बट कोशिश कर रहा है कि यार मैं बड़ी जगह पे काम करूं, बड़ा क्या कहते हैं नाम करूं। तो वो सब चीजें हेल्प करती है। एंड कई बार मैंने देखा हुआ है कि एंटाइटल्ड जो लोग रहते हैं, टिपिकली वेल टू डू फैमिली से रहते हैं, उनके अंदर इतनी फायर इन द बेली नहीं रहती है। और अगर कोई छोटे घर से रहता है तो उसको खोने के लिए कुछ नहीं रहता, पर पाने के लिए सब कुछ रहता है, तो उसके सपने थोड़े ज्यादा बड़े रहते हैं। तो आप अमीरों को हायर नहीं करते हैं? मैं बहुत क्या कहते हैं केविएट दे के हायर करता हूँ। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को फ़ोन भी करते हैं कि यार मेरे कोई पहचान का है, या मेरी डॉटर है, या ये है, प्लीज़ क्या कहते हैं इनको तेरे यहाँ इंटर्नशिप दे दे। मैं अक्सर मना कर देता हूँ, बिकॉज कई बार एंटाइटल्ड वाली फीलिंग रहती है, एंटाइटलमेंट वाला माइंडसेट रहता है, एंड इतनी अगेन आग नहीं रहती है उनके अंदर करने की, बिकॉज लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। ये ना एक वो स्टोरी है कि भाई एक ककून में से एक बटरफ्लाई निकल रही थी, तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है उसको। तो एक बच्चा उसको देखता है कि अरे इसको बहुत स्ट्रगल हो रही है, तो क्या करता है, ककून उसका फाड़ देता है, ब्लेड लेके फाड़ देता है, एंड बटरफ्लाई तुरंत निकल जाती है बाहर। एंड फिर थोड़े दिन के बाद में वो बटरफ्लाई मर जाती है। तो नेचर ने ना हमको ये चीज़ दी हुई है कि जब हम स्ट्रगल से जाते हैं तब हम लिटरली ग्रो करते हैं, तब हम रियली ग्रो करते हैं। तो अगर किसी ने स्ट्रगल नहीं देखी रहती है ना, तो बेचारे ने वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी रहती है टू ग्रो। तो इसीलिए किसी ने अगर ज़्यादा स्ट्रगल देखी हुई है तो उसके अंदर वो जुझारूपन आ जाता है। आप मुंबई में जाके देखिए, क्यों मुंबई के लोग ज़्यादा काम करते हैं? बिकॉज मुंबई में ज़िंदगी काटना ही एक स्ट्रगल है। मतलब घर से ऑफिस तक पहुंचना, वो 1.5 घंटा लोकल में ट्रैवल करना, वो धक्का मुक्की खाना, वो कीचड़ में से निकलना, उसके बाद में फिर भी टाइम से ऑफिस पहुंचना। तो वो लोग रेगुलर बेसिस पे इतना ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं कि हार्डवर्क बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। वो दूसरे शहर में जाते हैं तो बोलते हैं बड़ी स्लो चल रही है यहाँ जिंदगी। तो जितना ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया हुआ है, जितना ज़्यादा आपने हार्डवर्क किया हुआ है, दैट लिटरली ग्रोज यू। इट इज द हसल विच लीड्स टू ग्रोथ। कई बार क्या होता है ना, लोगों को ग्रोथ चाहिए रहती है, पर वो हसल की हेडेक नहीं चाहिए रहती है। इस बात पे तो मैं अपने ऑडियंस का पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। मतलब आपने ना ये एक डिबेट वाला टॉपिक छेड़ दिया है कि मुंबई वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मतलब जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, कई लोग हरियाणा से होंगे, यूपी से होंगे, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। आप लोग कॉमेंट में मेरे को बताना क्या ये रीज़न है कि मुंबई के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एनीवे, आपने मुझे ये बोला कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स का फ़ोन आता है और आप उनको बोलते हो कि भाई तुम्हारा रेफरेंस नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि वो लोग रिच है। नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि भाई वो नॉर्मल प्रोसेस से जाएगा। पहले मैं थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन डाल देता था, और क्या हुआ, मेरे को एचआर ने भी फिर हमारे मतलब कंपनी में मैंने ऐसा कल्चर बनाया हुआ है कि एनीबडी कैन क्वेश्चन एनीबडी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरे से जूनियर हो तो आप मेरे को आके पूछ नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। तो 1-2 बार मैंने ऐसे रिकमेंडेशन में दे दिए, क्या कहते हैं, एचआर को फॉरवर्ड कर दिया कि अरे लेना पड़ेगा करके, और फिर बाद में चल के वो एग्जाम्पल्स खराब हुए। वो जब वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो बाकी 4 बच्चे रहते हैं जो कि मेहनत से कुछ करने की कोशिश करते हैं, सिंसियरली काम करने की कोशिश करते हैं, ये अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। तो एचआर ने आके मेरे को 1-2 बार सुना दिया कि सर आपकी रिकमेंडेशन थी। तो अब मैंने सिंपल कर दिया, मेरा रिकमेंडेशन आया तो यू फॉलो योर प्रोसेस, आई एम नो मोर देन अ नॉर्मल एम्प्लॉय। मैंने भेजा है तो आप देखो, नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करो, आपको ठीक लगता है तो लो, मेरे को आके बाद में सुनाना मत। वैसा तो मैं आपको बोल रहा था कि नॉर्मली ना लोग ये नहीं समझते, ग्रोथ, सबको ग्रोथ चाहिए होती है, बट ग्रोथ के पीछे एक हसल होती है। एंड हमने ग्रोथ को ग्लैमराइज कर दिया है, हसल को ग्लैमराइज नहीं किया हुआ है। तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को आउट ऑफ कंफर्ट जोन
पुश नहीं करोगे तब तक ग्रोथ नहीं आती, कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं आती। ठीक है, जेनजी की बात करते हैं। हाँ जी। आपकी कंपनी में कुछ जेनजी एम्प्लॉय काफी सारे। काफ़ी सारे हैं। हाँ जी। उनके वर्क कल्चर में और जो दूसरे मिलेनियल्स हैं या अपर एज ग्रुप के लोग हैं, उनके वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है? देखिए जेनजी, मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ कि यार मैं नहीं प्रेफर करता हूँ इनको जेनजी या जेन अल्फा बोलने का। हम लोग कहीं ना अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का और इनको थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं शब्दों से। यंगर जनरेशन है, यंगर वर्कफोर्स है, दे हैव सीन डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ एंड दे हैव ग्रोन विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देन वी ग्रू इन। इनको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सेस है आज की डेट में, तो इनका काम करने का तरीका और इनका ज़िंदगी का आउटलुक थोड़ा अलग है, अपने से अलग है। तो इनको ना जो चीज़ें ड्राइव करती है, जैसे हमारे लिए ऐसा था कि सिर्फ सैलरी ही हमको ड्राइव करती थी कि अच्छी सैलरी अगर मिल रही है, एनुअल अप्रेजल ठीक मिल रहा है, तो दैट यूज टू बी सफिशियंट। बट ये जनरेशन को दूसरी चीज़ें चाहिए रहती है, इनको इम्पैक्ट देखना होता है अपने काम का, कि जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम से क्या फ़र्क पड़ता है। इनको आउटकम ड्रिवन काम पसंद है कि भाई आप हमको बताओ क्या करने का है, आप हमको ये मत बताओ कि कैसे करने का है, कैसे करने का हम फिगर आउट कर देंगे। और कई बार ये लोग अपने से भी अच्छे रहते हैं। और अब ये जो एआई वगैरह की दुनिया आ गई है, इन्होंने तो इसको एक अलग लेवल पे इनको एम्पावर कर दिया है एंड दे नो हाउ टू गेट थिंग्स डन। तो आई थिंक दे ओनली नीड डायरेक्शन एंड गाइडेंस। रेस्ट इफ दे गेट मोटिवेटेड, विच इज नॉट ए easy थिंग टू डू, बट इफ दे गेट मोटिवेटेड देन दे कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इनको न समय की सुध रहती है, न खाने की सुध रहती है, सब चीजें कर सकते हैं ये लोग। अटेंशन डेफिसिट जरूर है। क्या है, ये रील की दुनिया जो है, इसमें हर चीज इनको 30 सेकंड में कंज्यूम करने की, 60 सेकंड में कंज्यूम करने की आदत रहती है, तो थोड़े जल्दी बोर भी हो जाते हैं। मतलब कोई चीज जो इनको अभी एक्साइट कर रही है वो शायद शाम तक बोर करना चालू कर दे, जो कि थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट लॉन्जिटिविटी। आप एक चीज कंटिन्यूअसली लंबे समय तक करोगे तभी सक्सेसफुल बनते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की पैसिव इनकम की। आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अर्न कर रहे हैं, ऐसे ही दुनिया भर के एम्प्लॉयज़ हर जगह काम कर रहे हैं। हर किसी को एक पैसिव इनकम चाहिए होती है। हाँ जी। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान 24 साल की एज में रिटायर हो जाए और उसके बाद उसको पैसिव इनकम आती रहे? देखिए, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बीच में का पहले हम लोग डिफरेंस एक बार के लिए समझ लेते हैं। एक्टिव इनकम यानी क्या, जो आप एक्टिव कंट्रीब्यूशन से इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, एक्सपर्टीज, इससे अगर आप कोई इनकम कमाते हो तो उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। यानी आपकी सैलरी वाली कमाई या आपकी बिजनेस से कमाई हुई कमाई। पैसिव इनकम वो कमाई होती है जो कि आपके एक्टिव मेहनत से नहीं होती है, बट आपके इन्वेस्टमेंट से जो कमाई आपको आती है। यानी आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे जो इनकम आ रही है उसको हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे आती है। जैसे रेंटल एसेट से आ सकती है, जैसे बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट से आ सकती है, जैसे डिविडेंड ऑन स्टॉक से आ सकती है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि कोई 24 में रिटायर कर सकता है क्या? तो एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का। फाइनेंशियल फ्रीडम आप तब अचीव करते हो जब आपकी पैसिव इनकम आपके पूरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस मीट कर दे। यानी आपके फिक्स एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? रेंट का एक्सपेंस हो सकता है, ग्रोसरी का एक्सपेंस हो सकता है, बच्चों की स्कूल फीस हो सकती है। इस टाइप के जो एक्सपेंसेस रहते हैं कि भाई जो आपको मालूम है कि कुछ नहीं भी करेंगे तो भी हमको ये खर्चे तो करने पड़ेंगे टू मेंटेन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये एक्सपेंसेस के लिए जब आपको आपकी इन्वेस्टमेंट कमा के दे दे पैसा, यानी समझ लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया और 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट में से मंथली आपको लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है और लाख रुपए से आप ये सब एक्सपेंसेस मीट कर पा रहे हो, तो यू बिकम फाइनेंशियली फ्री कि अब मेरी एक्टिव इनकम आए नहीं आए, पैसिव इनकम से मेरा घर चलेगा, पैसिव इनकम से मेरे खर्चे चलेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि क्या मैं 24 में रिटायर हो सकता हूं? ऑफ कोर्स आप 24 में रिटायर हो सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं। आपको कोशिश करने की है कि फिक्स एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, आप एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपने आप को खुश रखें, बिकॉज ज़रूरतें भी आपके सोच के ऊपर रहती है। आप अगर अपनी ज़रूरतें बढ़ाएंगे तो खर्चे बढ़ते रहेंगे। अगर अपनी ज़रूरतें आप कम से कम में रखने की कोशिश करें और इतना कॉर्पस इकट्ठा करें। अब कॉर्पस कैसे इकट्ठा होगा? जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। तो समझ लो आपने 20 से 24 में इतनी मेहनत करनी है जितना लोग 20 से 40 में करते हैं। अगर आप 20 साल की मेहनत 2 साल में कर सकते हो, 20 साल की कमाई 2 साल में कमा सकते हो, तो किसने बोला है कि आप इतना कॉर्पस नहीं इकट्ठा कर सकते जिससे कि आपको रेगुलर पैसिव इनकम आएगी?
और आप फाइनेंशियली फ्री रहेंगे और रिटायर हो सकते हैं। ओके, माइंडसेट की बात करते हैं। हाँ जी। आप तो पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में घूमे हैं, तो इंडिया में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग बोलते हैं कि ओवरवर्कड है। इंटरनेशनल किसी भी डेस्टिनेशन की आप बात करो, अमेरिका की बात करो, यूरोप की बात करो, वो महीने भर के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं, कंट्रीज घूमते रहते हैं। ये कल्चरल गैप है या उनके पैसिव इनकम ज़्यादा है? डिफरेंस कहाँ है ये? नहीं, पहला चीज़ तो ऑनेस्टली मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म का भी फ़र्क है। आजकल क्या हो गया है कि हमको उनकी चीज़ें देख के अपने पास में डिमांड्स बढ़ाने की इच्छा हो गई है कि वो लोग तो हफ्ते में 4 ही दिन काम करते हैं, वो तो सवेरे मतलब वो तो दिन में सिर्फ 8 ही घंटा काम करते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करोगे ऑनेस्टली, और आप ये अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस देख सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। मतलब मेरे बॉस ने मेरे को शाम को फ़ोन किया तो वो गलत है, बट दिन में ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मोबाइल पे चैट कर रहा हूं तो वो गलत नहीं है। तो अपने को क्या होता है कि अगर हम ऑफिस में लेट आते हैं तो चलता है, बट निकलने के वक्त अगर हमको बॉस ने बोल दिया कि थोड़ा आज रुक के लेट करके काम करने का है, तो हमको बुरा लगता है। और जब भी हम लोग काम भी करते रहते हैं तो बहुत मीडियोकर रहते हैं। मतलब ऑनेस्टली मैं जब देखता हूँ कोई भी चीज़, मतलब मैं सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं बोलूंगा, इवन एज अ बिजनेसमैन मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं हमने मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। मतलब मैं मेरे काम में सबसे अच्छा बनूंगा या मेरा काम सबसे अच्छा रहेगा, आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये ड्राइव के साथ में आपको काम करते हुए बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे इंडिया में। बस काम करना है, खत्म करना है, निपटाना है वाले एटीट्यूड से बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो वी आर नॉट वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू वर्क कि भाई मैं जितना घंटा काम करूंगा उतना घंटा मेरा फोकस सिर्फ काम के ऊपर रहेगा। मैं हरदम बोलता हूँ मेरा काम के ऊपर मेरी सिग्नेचर है। माई वर्क व्हेन इट गोज टू द वर्ल्ड, इट हैज़ माई सिग्नेचर ऑन इट एंड इट हैज़ टू हैव दैट ब्रांड कि यार ये गिरीश ने किया हुआ काम है, तो सबसे अच्छा काम होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। मैं ही उस काम को वापस करूंगा दूसरे टाइम तो इससे अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। ये एटीट्यूड के साथ में कितने लोग जीते अपने यहाँ पर कि मेरा काम इज माई सिग्नेचर टू द वर्ल्ड, इट्स माई प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड विच आई एम सेंडिंग, इट हैज़ टू बी द बेस्ट। आप समझ लीजिए एक सड़क पे झाड़ू भी मारते हैं, ठीक है, आपका वही काम है कि यार आप कॉरपोरेशन में काम करते हैं और आपको इंटरेस्ट किया हुआ गया है कि यार ये वाली लेन आपको क्लीन रखने की है। वो काम करते समय भी क्या आप ये सोचते हो कि यार ये वाली गली क्योंकि मेरे जुरिस्डिक्शन में आती है, मेरे कंट्रोल में आती है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से साफ करूंगा? या आप काम करने को सिर्फ इतना सोचते हो कि यार ठीक है ये वाला काम मेरे पास में, मेरा बॉस इतने समय पे यहाँ पे चक्कर मारता है, जब वो आ रहा है तब उसको दिखना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ। तो एटीट्यूड वाला फर्क मेरे को कई बार दिखता है। और हम गरीब देश है, जैसे अगर हम लोग ये रियलाइज कर लेना हमारी पर कैपिटा इनकम कम है और हम गरीब देश है, तो जो अमीरों के चोचले हैं ना वो हम फॉलो नहीं करेंगे। हम अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, हमको अभी आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़े नहीं हैं, तो अभी मेहनत करने का समय है अपना। तो हमने ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से अपने काम में अच्छा हो सकते हैं और कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। हमारे पास में उतनी इंटाइटलमेंट नहीं है अमीरों के जैसे, यूरोप और यूएस के जैसे कि हम ये नखरे मारे। आज हमारा टाइम है, अपॉर्चुनिटी है काम करने की। लेट देम रिलैक्स, लेट अस वर्क हार्ड। ठीक है। इंडिया में माइंडसेट की बात करते हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि पहली चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं पैसे की जो समझ होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके तरफ जो सही माइंडसेट होता है, दृष्टिकोण होता है, वही मिसिंग रहता है। आप अगर पैसे को पॉजिटिवली देखोगे नहीं, उसको एज ए सब्जेक्ट स्टडी करने की कोशिश नहीं करोगे, तो कैसे क्या अमीर बन सकते हो? आप अपने काम में कितने भी अच्छे हो, बट काम का और पैसे का एक रिलेशन होता है, जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप कैसे अमीर हो सकते हो? आप मेरे को बताओ ना, हमारे स्कूल बुक्स में कोई करिकुलम है जहाँ हमको पैसा पढ़ाया जाता है? ना बहुत ज़्यादा कोई हमारा कॉलेज एजुकेशन उसमें हमको पैसा भराया जाता है। मैं ऑनलाइन कंटेंट भी देखता हूँ, कंटेंट में भी बहुत कम लोग होते हैं जो कि जेन्युइनली पैसे के बारे में बात करते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ मनी इज़ अ टैबूड सब्जेक्ट। आप इंडियन फैमिलीज में यू कैन हैव अ डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स, यू कैन हैव डिस्कशन ऑन रिलीजन, यू कैन इवन हैव डिस्कशन अराउंड सेक्स। पैसे की बात कर लो तो चुप चुप चुप, बात नहीं करने का। बीवी जब हस्बैंड से क्वेश्चन करती है
तो उसको बोलते पैसे के बारे में बात नहीं करने का, तेरे को क्या करने का है। बच्चे जब पूछते ए तुम छोटे हो, तुमने पैसे की बात नहीं करने की है, तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तो हम लोगों ने तो कहीं बात ही नहीं की है इस बारे में, तो कैसे कि हम लोग अमीर बनेंगे। अमीर बनने के लिए आपको समझ होनी चाहिए, जो चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ कैसे आप पा सकते हो, उसका आपके पास में रास्ता होना चाहिए। तो ये कहाँ हम लोग बात करते हैं। हम्म। तो माइंडसेट, अवेयरनेस, ये सब चीज़ें हैं। ये बना कैसे माइंडसेट? बना कैसे, मेरे को नहीं लगता है कि ये माइंडसेट पहले से हमारी सोसाइटी में था। इनफैक्ट मैं काफ़ी स्टडी करते रहता हूँ, मतलब मेरे को नहीं सब्जेक्ट मैंने सिर्फ कंसेप्ट्स पे, थियरीज पे, इसके ऊपर नहीं छोड़ा हुआ है। मैं कई सारी बुक्स इस पे पढ़ते रहता हूँ, दूसरे दूसरे कल्चर्स में क्या सिखाया जाता है वो समझते रहता हूँ। तो मैंने वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ी हुई है, मैंने जापानीज और ईस्टर्न फिलोसॉफी के ऊपर मैं थोड़ा देखते रहता हूँ कि व्हाट डू दे से अबाउट मनी। और फिर मैंने अपना इंडियन कंटेक्स्ट पढ़ना चालू किया एंड आई वॉज ब्लोन अवे विद द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव। हम लोग पैसा नहीं बोलते, हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं। दिवाली पे हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे जो वेल्थ की डेफिनेशन है दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मनी। आप बोलते हैं कि यार आपके घर में लक्ष्मी का निवास है या आपके जीवन में लक्ष्मी का आशीर्वाद है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास में पैसा है। यू आर एंजॉइंग गुड पर्सनल रिलेशनशिप्स, यू आर एंजॉइंग गुड क्या कहते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यू आर एंजॉइंग गुड सोशल स्टैंडिंग। तो ये सब चीज़ों का जब वैभव रहता है तब आपके ऊपर लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। तो हमारे यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी को भी मल्टीपल डायमेंशन से देखा गया है, एक सिंगल सिर्फ पैसे से नहीं देखा गया हुआ है। आप बताओ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो डिमोनेटाइजेशन में सबको तकलीफ हुई, अमीरों को भी तकलीफ हुई और गरीबों को भी तकलीफ हुई। पर ना गरीब कहीं कहीं इस चीज से खुश था कि सेठ को ज्यादा तकलीफ हुई। तो हम लोगों ने, और देखिए आप कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारे पॉलिटिशियंस भी कभी कभी ये करते हैं, वो लोग अमीरों को विलन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सही में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझोगे किस तरीके से वर्क करता है, तो जो अमीर होते हैं वो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेइंग अमीर बोलो एटलीस्ट में, जो अमीर होते हैं वो टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट इनका पैसा सोशल वेलफेयर में लगाता है। तो जो आपको सोशल वेलफेयर की स्कीम्स में पैसा मिल रहा है, फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर, ये गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं देती है, ये लाती है अमीरों से। बट इवन फॉर पॉलिटिकल रीजंस हम लोग अमीरों, एंटी रिच वाले सेंटिमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं स्ट्रॉडन फ्रॉडे आ जाता है हमारी सोसाइटी में कि किसी अमीर आदमी के साथ में कुछ बुरा हुआ तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, चलो अच्छा हो गया करके। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब इनको पहले धनी बोलते थे, सोसाइटी में बहुत इज्जत होती थी, जो व्यापारी लोग रहते थे इनकी बहुत इज्जत रहती थी, तो हमको वो इज्जत देनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड पेइंग टैक्सेस, दीज आर द टू मोस्ट पेट्रियोटिक थिंग्स टू डू। एंड हमारे बिजनेसमैन ये सबसे बड़ी पेट्रियोटिक चीज करते हैं। तो देश के लिए काम करने वाले सबसे बड़े तो बिजनेसमैन है। वो आज की डेट में जब इकोनॉमिक वॉर्स चालू है तो हमारे देश के लिए कौन लड़ रहा है? हमारे बिजनेसेस। तो हमने थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। ईजी नहीं होता है बिजनेस करना। आप किसी बिजनेसमैन के साथ में बैठिए, बात करिए, स्लीपलेस नाइट्स होती है, दुनिया भर की टेंशन होती है, कई सारी चीज़ें गलत जाती है, वो उसके बीच में फाइट करते रहता है। तो फिर भी वो जॉब्स क्रिएट करता है, बाकी सब चीज़ें करता है, आउटपुट क्रिएट कर रहा है, जीडीपी में ऐड कर रहा है। हमने थोड़ी इज्जत देनी चाहिए और पॉजिटिवली देखना चाहिए। इस इन्फ्लुएंस में हमारा जो बॉलीवुड है उसका भी कोई रोल है? हाँ यार, कई सारी मूवीज़ है, और मेरे को इस बार तो अमिताभ बच्चन जी पक्का जूता मारेंगे, मैं हर बार उनका नाम ले रहा हूँ। बट ना 80s 90s में कई सारी मूवीज़ रहेगी, और स्पेशली आप उसमें देखना अमिताभ बच्चन जी की मूवी। एक मूवी में तो मेरे को ध्यान भी है कि ही वॉज फाइटिंग विथ वो क्या होता है वो जो किसान लोग लड़ते हैं ना, जो सीपीआई का सिंबल है, लिटरली वो सिंबल के साथ में ही इज फाइटिंग। तो 80s और 90s की जो मूवीज है ना, उसके अंदर आप हरदम देखना कि जो गरीब आदमी रहेगा वो बहुत खुददार आदमी रहेगा, बहुत ईमान वाला आदमी रहेगा, बहुत अच्छा आदमी रहेगा, और जो भी अमीर आदमी रहेगा उसको बहुत ही क्रुकेड आदमी दिखाएंगे, बहुत ही खूसट आदमी दिखाएंगे, बहुत ही गंदे कैरेक्टर वाला आदमी दिखाएंगे। यानी मूवी का विलन अमीर और मूवी का हीरो गरीब। आपने कंटिन्यूअस बेसिस पे आप देखोगे ना, ये थीम मिलेगी आपको बॉलीवुड की, स्पेशली उस पीरियड के अंदर।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप विलन बोल के अमीर आदमी को दिखाओगे तो कहीं ना कहीं तो नफरत बढ़ेगी ना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा पिक्चराइजेशन किया हुआ है, और जेन्युइनली आदमी के पैसे से आदमी नहीं डिफाइन होता है। मतलब आदमी का पैसा और आदमी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। होता है कुछ ऐसा कि भाई पैसा आने के बाद में आप थोड़ा हवा में उड़ते हो, थोड़ा सा ग्राउंडेड नहीं रहते हो, और कुछ लोग अपना बैलेंस खो देते हैं, बट उनके पास में फिर पैसा टिकता भी नहीं है। पैसा टिकता उनके पास में है जो पैसे की रिस्पेक्ट करते हैं, जो मतलब ग्राउंडेड रहते हैं बहुत लंबे समय के लिए। 1-2 महीना 1-2 साल पैसा ये अलग बात है, बट लंबे समय के लिए पैसा लेना तो आपको बहुत सारी चीजें सही करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिया का जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी बड़ी, मतलब इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल क्यों नहीं बन पाया, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वो होगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, मामा जी आके थोड़ी बोलेंगे कि राइज विद राहुल को सब्सक्राइब करो। इतने बढ़िया बढ़िया गेस्ट आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सपोर्ट मी, ठीक है। ये मतलब मैंने थोड़ा सा धमकी सी दे दी। बढ़िया। ओके, इंडिया में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बन पाता है, क्या उसका रीजन ये है कि हमारे पास स्टीव जॉब्स नहीं है या हमारे पास बिल गेट्स नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ है यार? प्रॉब्लम है रिस्क कैपिटल की। जब आप ऐसी महत्वाकांक्षी कोई ड्रीम को चेस करते हो, जब आप इम्पॉसिबल अचीव करना चाहते हो, तो उसमें सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क रहता है, और वो चीज़ के लिए आपको अप्रोप्रिएट कैपिटल प्रोवाइडर रहने चाहिए। क्यों? इतना आपको इनोवेशन यूरोप में भी नहीं मिलेगा जितना यूएस मिलेगा। इनफैक्ट यूएस इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क कैपिटल मिलता है। आज की डेट में देखिए इलॉन मस्क कैसी इम्पॉसिबल बातें करता है कि भाई मैं स्पेस में ये भेजूंगा, स्पेस में रॉकेट भेजूंगा और वापस पृथ्वी पे लैंड कराऊंगा। ये टास्क उठाता है, ये बोलता है कि भाई मैं मार्स पे प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट काटूंगा, मार्स को इनहेबिटेट करूंगा, मार्स को बसाऊंगा। तो इतनी इम्पॉसिबल ड्रीम देखना क्या इंडिया में आपको लगता है पॉसिबल है? आप वो बड़े बड़े ब्रांड्स क्रिएट करते हैं, आपको पता है ब्रांड में कितना ज्यादा मार्केटिंग का एक्सपेंस करना पड़ता है। कोई भी ब्रांड क्रिएट करने के पहले देयर इज अ हेवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। हमारे यहाँ पे रिस्क कैपिटल अवेलेबल ही नहीं है। इलॉन मस्क अगर इंडिया में काम करता हुआ बिजनेसमैन होता ना तो आज लंदन में बैठा होता है, तिहाड़ में बैठा होता। इतना इजी नहीं है हमारे यहाँ पर रिस्क कैपिटल। अभी फॉर्चुनेटली जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बना है उसमें नए टेक रिलेटेड बिजनेसेस के लिए तो भी एटलीस्ट रिस्क कैपिटल अवेलेबल है। बट अगर आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर कुछ करना चाहते हो, आपके बिजनेस को टेक ड्राइव नहीं करता बट टेक इनेबल कर सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल पैसा नहीं मिलता, रिस्क कैपिटल नहीं मिलता है। तो पैसे की अवेलेबिलिटी, द फाइनेंशियल सिस्टम्स जिसके अंदर फास्ट पैसा चर्न करे, वो सब चीज़ों की बहुत कमी है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अभी भी हम लोग काफ़ी प्रिमिटिव है इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। कई सारी चीज़ें हैं जो यूएस में 1980s में हो चुकी है, 20-20, 50-50 साल पहले हो गई है, अभी तक हमारे यहाँ पे आई नहीं है। जैसे बॉन्ड मार्केट ही आप देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज का बॉन्ड मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। कंपेयर टू दैट इंडिया का बॉन्ड मार्केट इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के पैसा ही नहीं मिलता इस मार्केट में। दो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी और डेट। आपका बॉन्ड मार्केट डेवलप्ड ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपको रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं मिलता है। आप जो सपने पूरा करना चाहो, हर सपना पूरा करने के पीछे पैसा लगता है, एंड किसी ने आपको वो फ्रीडम देनी चाहिए कि भाई तू तेरी विजन परस्यू कर एंड आई एम बैकिंग यू अप विद कैपिटल। तो वो कहाँ अवेलेबल है यहाँ पर? सो एक और क्वेश्चन मेरा था, लेट्स से कोई एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, या लेट्स से थोड़ा बहुत बिजनेस उसने शुरू कर लिया, 2-4-5 करोड़ का उसका टर्नओवर भी है, तो उसको डेट लेना चाहिए या इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहिए? तो ये डिसीजन जो होता है कि वेदर टू गो फॉर डेट और टू गो फॉर इक्विटी, ये डिसीजन रियली डिपेंड करता है लाइबिलिटी साइड के। आपके जो भी डिसीजंस रहते हैं बैलेंस शीट के, वो डिपेंड करते हैं आपके एसेट साइड से। तो आपको देखना पड़ता है कि एसेट साइड का मेरा किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है। अगर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसेट साइड में, उसके अंदर आपको ऐसा दिखता है कि यार देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क, देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी,
तो ऑन द इक्विटी साइड यू शुड गो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑन द लाइबिलिटी साइड यू शुड गो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो शेयर इन द रिस्क ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपको एक्सपेंशन करते समय रिस्क ज्यादा लग रही है, अनसर्टेनिटी ज्यादा लग रही है, तो आप इक्विटी से पैसा उठाइए। एंड आपको इन्वेस्टमेंट करते समय समझ में आ रहा है कि यार देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ क्या कहते हैं अश्योरिटी इन दिस, सिर्फ पैसा लगाना है, बाद में तो रेगुलर कैश फ्लोज आने वाले हैं। तो अगर आपको मालूम है कि विजिबल और सर्टेन कैश फ्लोज है, तो आपने डेट की तरफ जाना चाहिए। मतलब ये आपने ये समझना चाहिए कि डेट जो प्रोवाइडर्स है ये मेरे रिस्क में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अगर आपको रिस्क दिख रही है तो आपने अगर आपको रिस्क शेयर करनी है किसी के साथ में, तो आपको रिटर्न भी शेयर करना रहता है, तो आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफर करना चाहिए। श्रद्धा कपूर का बिजनेस चलेगा? देखिए, बिजनेस अगर सिर्फ ब्रांड नेम से चलता है तो बहुत अलग बात रहती है, और बिजनेस चलने का भी मैं बोलूंगा कि यार 5 साल बिजनेस चला तो आप बोलोगे चला, कि 2 साल चला तो आप बोलोगे चला। बिकॉज एक एंटरप्राइज जो रहती है इसकी एक लाइफ होती है। मैं हर बार कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ह्यूमन बींग, ये दोनों एक जैसे कैसे होते हैं? दोनों पैदा होते हैं, दोनों छोटे रहते हैं, दोनों बड़े होते हैं, और दोनों एक दिन दे सीज टू एग्जिस्ट, दोनों एक दिन मर जाते हैं। तो बिजनेस की आप अगर ओवरऑल इवैल्यूएशन करोगे तो कितने साल चला और कैसा चला, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम आपको इनिशियल किक स्टार्ट तो दे देता है, जंप स्टार्ट तो दे देता है कि भाई कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, ये इनका ब्रांड है, ऐसा बोल के बिजनेस को इनिशियल किक स्टार्ट तो मिल जाता है। बट इसके बाद में अगर कोई कंज्यूमर एक बार बाय कर ले, तो उसके बाद में वापस आएगा जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, जब आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी रहेगी, ये सब चीजों से वापस आ जाए, आपकी प्राइसिंग उसको डिसेंट रहेगी। तो एक बार की सक्सेस और कंसिस्टेंट सक्सेस, इसके बीच में डिफरेंस है प्रोसेस का, सिस्टम्स का, प्रोडक्ट का। तो आपके धंधे में दम होना चाहिए। अगर जो धंधा श्रद्धा कपूर जी कर रही है उसमें दम रहेगा, जो उसकी टीम रहेगी वो एक्सेप्शनल रहेगी, जो उनका प्रोडक्ट रहेगा वो एक्सेप्शनल रहेगा, तो चलेगा। सिर्फ श्रद्धा कपूर जी के रहने से खास फर्क नहीं पड़ेगा एक लेवल के बाद में। तो वो तो अच्छा सीईओ हायर कर लेगी ना, पैसा है उसके पास तो। हाँ जी, तो आना चाहिए, विजन रहना चाहिए, काम करना चाहिए। इतना इजी नहीं है, पैसा सबके पास में रहता है, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दिन में देयर इज टू मच कैपिटल चेजिंग टू फ्यू अपॉर्चुनिटीज। और अगर मैं मेरे दुकान पे खड़े होके माल बेचूं और कोई सीईओ बेचे, उसमें फर्क रहता है, डेफिनेटली फर्क रहता है। देखिए, मेरे धंधे के साथ में सिर्फ पैसे का रिश्ता नहीं रहता है, मेरा रिश्ता उसके साथ में सपनों का रहता है, इच्छाओं का रहता है, कुछ करने का रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जहां पर प्रमोटर ड्रिवन बिजनेस है, क्योंकि श्रद्धा कपूर जी के पास में और 4 चीज़ें और 25 फिल्म्स है, तो उसके बीच में उनको कोई बिजनेस के लिए टाइम निकालने का है। जबकि आपके और मेरे जैसे जो लोग रहेंगे, हमारे लिए हमारा धंधा बहुत मीनिंग ऐड करता है हमारे लाइफ को, हम लोग बहुत पर्सनली इन्वेस्टेड रहते हैं। तो जो कर गुजरने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे हमारे बिजनेस से, वो लोग नहीं रहेंगे। एंड वो छोटे छोटे डिफरेंसेस आगे चल के बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं बिजनेस में। तो अगर उनका सीईओ इंट्राप्रेन्योर रहेगा, उतना टैलेंटेड रहेगा, इतना मुश्किल भी नहीं है आज की डेट में वो पाना, तो सब सक्सेस एंड फेलियर उसके ऊपर रहेगी। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के बिजनेसेस तो फेल ही होते हैं, शुरू में चल जाते हैं फिर फेल हो जाते हैं। तो क्या उनको वो इंटेलिजेंट नहीं है? वो धंधे में इन्वॉल्व काम, वो तो अपना ब्रांड नेम सिर्फ क्या कहते हैं लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेटर्स हो गए, स्टार्स हो गए, इनकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ रहती है, 5-10 साल ये पब्लिक के आंखों के सामने रहते हैं। उस पीरियड के अंदर ये लोग जो अपने एक्टिव इनकम से पैसे कमाते थे, एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाते थे, अब इनको नया चीज़ समझ में आ गया है कि भाई नोन फेस हो जाओ। और छोटे बिजनेसेस को भी इसमें हेल्प हो जाती है कि अगर किसी बिजनेस के अंदर क्रिकेटर ने किसी इन्वेस्ट कर दिया है, तो वही उसकी सबसे बड़ी सेल्स लाइन हो जाती है। हमारे यहाँ पे तो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, ये सेलिब्रिटी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टेड है, वो उनकी सबसे बड़ी सेल्स पॉइंट बन जाती है। बट इससे सिर्फ बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है ना। बिजनेस एक बहुत बड़ा साइंस है और बहुत बड़ा आर्ट है, और इन्वॉल्वमेंट लगती है इसके अंदर, डेली बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, ये सब चीज़ें लगती है। अब बात करते हैं लीडरशिप की। क्या इंडिया में बड़े बिजनेसेस इसलिए नहीं बन पा रहे हैं दैट वी डोंट हैव बिग लीडर्स? यार, क्यों हम लोग को इतने ज़्यादा लीडर्स चाहिए? मैं तो सोचता हूँ कि इंडिया को ज़्यादा लीडर्स की ज़रूरत नहीं है। वी आर अ हीरो वर्कशिपिंग कंट्री।
हम लोग को ना आदमी को हीरो बनाने का बहुत मजा आता है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए तेंदुलकर जी जब खेलते थे तो ही वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर, ही बिकेम द गॉड ऑफ क्रिकेट। बट क्या तब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती? टीम तब वर्ल्ड कप जीती जब एक अच्छी टीम बनी, जब हर एक टीम के बंदे ने कंट्रीब्यूट किया। तो हमने बहुत ज्यादा इसको ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए लीडर्स को। यस, लीडर्स हैव देयर रोल, लीडर्स गिव देयर विजन, लीडर्स लीड बाय एग्जांपल, ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। बट वी ऑल्सो नीड गुड फॉलोअर्स इन द कंट्री, कि भाई किसी एक के पीछे चलना तो शुरू करो। अ मैन विथ 1,000 सपोर्टर्स कैन डू मच मोर देन अ मैन इंडिविजुअली कैन डू। तो हमको जरूरी है अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने की, अच्छी टीम्स क्रिएट करने की, अच्छे कल्चर्स क्रिएट करने की, रादर देन जस्ट एक्सपेक्ट करने का कि एक आदमी आएगा और हमारा फ्यूचर चेंज करके चले जाएगा। हाउ टू बिल्ड गुड टीम्स? गुड टीम्स बहुत क्या कहते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने ना इसको एक क्रिकेट एनोलॉजी में किया हुआ है। मैंने मतलब मैं आपको मेरी थोड़ी जर्नी बताता हूँ कि मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ बहुत अर्ली इन माय बिजनेस जर्नी कि एज अ लीडर ऑफ माय कंपनी माय रोल इज टू ओनली बिल्ड गुड टीम्स। अगर मैं सही लोगों को मोटिवेट कर पाया और अपने पास में काम करने के लिए कन्विंस कर पाया तो मेरी सक्सेस गारंटीड है। एंड आज के दिन में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी है प्रचय का दूसरे ग्रुप से। मैं कंटिन्यूअसली मतलब मेरी वो टैगलाइन ही है टू क्रिएट अ विनिंग एनवायरनमेंट टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इन द इंडस्ट्री। मतलब मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री के सबसे अच्छे लोग आके मेरे साथ में काम करें। तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी और उसके बेसिस पे एक टैलेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्रिएट किया प्रचय का, जिसको मैं क्रिकेट के एनालॉजी में समझाना चालू करूंगा कि अगर आपको चाहिए कि बेस्ट टैलेंट आपके साथ में आके काम करे तो मैं उसको बोलूंगा सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा ग्राउंड क्रिएट करो, प्लेग्राउंड बहुत अच्छा क्रिएट करो। यानी आपके कंपनी के सिस्टम्स, पॉलिसीज, गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो टैलेंट से रिलेटेड है वो सही सही बैठाओ, जो लोगों को अच्छा लगे आपके पास में काम करना। आपकी लीव पॉलिसी हो सकती है, आपकी इंसेंटिव पॉलिसी हो सकती है। तो एक फ्रेमवर्क अच्छा क्रिएट कर डालो, एक प्लेग्राउंड अच्छा क्रिएट कर दो। दूसरी चीज है कि अट्रैक्ट द राइट टैलेंट, अट्रैक्ट द राइट प्लेयर्स। सही खिलाड़ी मेरे पास में आके काम करना चाहिए। उसके लिए आपने इसके लिए मार्केटिंग भी करनी चाहिए। सिर्फ कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग नहीं की जाती, आपने अपने कंपनी को एज अ गुड प्लेग्राउंड मार्केट करना चाहिए अमंग्स गुड प्लेयर्स सो दैट दे आर विलिंग टू कम एंड वर्क फॉर यू। थर्ड थिंग इज उनको अच्छी कोचिंग दो, ट्रेनिंग दो, नेट प्रैक्टिस कराओ। तो उनमें हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं? अपने एम्प्लॉयज में हमने इन्वेस्ट करना चाहिए उनके होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, कि भाई वो फिजिकली कैसे ग्रो कर रहा है, मेंटली कैसे ग्रो कर रहा है, इमोशनली कैसे ग्रो कर रहा है, स्पिरिचुअली कैसे ग्रो कर रहा है, वो अपनी टेक्निकल स्किल्स कैसे बढ़ा रहा है, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ा रहा है, पीपल स्किल्स कैसे बढ़ा रहा है। तो इस टाइप की सब चीज़ों में हमको उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है। चौथी चीज़ कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट अच्छा रखो, यानी बिलोंगिंग अच्छी रखो, कल्चर अच्छा रखो, माहौल जो रहता है ओवरऑल टीम का वो अच्छा रखो, सेलिब्रेशंस करो साथ में, एंगेजमेंट करो साथ में, आपस में रहने का मजा आना चाहिए, टीम में आपस में काम करने का मजा आना चाहिए। तो फोर्थ वो। एंड फिफ्थ पॉइंट इज देन लुक एट द स्कोर बोर्ड, कि आप उनको टारगेट्स दो क्लियरली डिफाइंड, उनके क्या कहते हैं उनको, उनसे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियरली उनको कम्युनिकेट करो और इस उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक और मेजर करने का एक सिस्टम बना डालो। तो ये 5 चीजें आप करेंगे। पहला, क्रिएट अ गुड प्लेग्राउंड, अट्रैक्ट द राइट प्लेयर्स, कोच देम वेल, क्रिएट अ गुड कीप अ गुड ट्रेनिंग ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट एंड देन हैव अ लुक एट द स्कोर बोर्ड। तो इस तरीके से हमने पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, हर चीज में एग्जीक्यूटिबल एक्शंस किए हुए हैं। ओके, आपने बोला स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्या मतलब है? एम्प्लॉय की स्पिरिचुअल ग्रोथ? यार आज की डेट में हम लोग इतना ज्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं कि हमको कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है जीवन के उद्देश्य को समझने की, जीवन के पर्पस को समझने की। हम लोग जो डीप क्वेश्चंस है उसके बारे में कहाँ पर बात करते हैं। एंड एवरेज एम्प्लॉय जो कि 25-30 साल का, 30 साल का रहेगा, उसको ये क्लैरिटी कहीं नहीं मिलती। और हमारे यहाँ पर बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। जैसे उपनिषद हमारे यहाँ पर होते हैं,
उपनिषद एक जीने का तरीका सिखाते हैं कि यार वैदिक नॉलेज को आप डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर छोड़ डालेंगे कि यार ये अपने आप से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा गाइडेंस देना पड़ता है इनिशियल इसमें, अपने को उनको सोचने का भी तरीका थोड़ा देना चाहिए कि यार जीने का क्या तरीका है ओवरऑल। तो वो हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इसके अंदर जैसे हम लोग कभी कभी ऑफिस के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग के एक दो मतलब जैसे कोई एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनको आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में भेज देते हैं। फिर कभी कुछ लगता है कि इस टाइप की चीज़ें रहेगी तो उसमें हम लोग कोई स्पिरिचुअल लीडर को बुला देते हैं और एक सेशन करवा देते हैं। बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता रहते आजकल। जैसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ रहती है कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, जी क्यों रहे हो, ये चीज़ भी नहीं पता रहती है हमको। तो ये सब चीजें हम लोग नहीं खुद से सोच सकते। और ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी मच बियॉन्ड बिजनेस एंड प्रॉफिट्स। इट हैज टू बी मोर अबाउट सम पीपल कमिंग टुगेदर, बिलीविंग इन समथिंग एंड ट्राइंग टू डू समथिंग। जब उस टाइप की आप टीम इकट्ठा करते हो जो एक उद्देश्य के लिए साथ में आई है, हु शेयर बिलीफ विथ ईच अदर, तो अलग टाइप की आप टीम बनाते हो और फिर वो कंपनी जेन्युइनली सक्सेसफुल होती है। ओके अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ जो पैसा कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करें। क्या गोल्ड सही जगह है पैसा डालने की? मैं मतलब क्या कहते हैं, हम्बल होके गोल्ड के तरफ बात करता हूँ। बिकॉज बीइंग अ फाइनेंस एक्सपर्ट मैं पहले एक ओपिनियन होल्ड करता था। मैं मेरी मम्मी को, सिस्टर को, सबको बोलता था अरे गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, गोल्ड इज़ अ डेड एसेट। मेरा उसके ऊपर थॉट प्रोसेस ऐसा था कि यार गोल्ड चर्निंग नहीं करता है वेल्थ की, मतलब एक जगह जाके तिजोरी में अटक जाता है और पैसा घूमते रहना चाहिए, पैसा जितना घूमेगा उससे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होती है, ऐसा मेरा कंसेप्ट था। तो मैं हरदम ज्ञान देता था। बट आज की डेट में द बेस्ट फंड मैनेजर इन द वर्ल्ड इज योर दादी, बिकॉज गोल्ड हैज बेसिकली बीटन ऑल अदर एसेट क्लासेस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और जिस टाइप की अनसर्टिनिटी चल रही है, gold will always have that reserve value, they will always have that preserved value। और पुराने जमाने से भी आप लेके आओ, आज से नहीं 1000 साल पहले से भी लेके आओगे ना, गोल्ड हैज ऑलवेज रिमेन्ड अ ट्रू होल्डर ऑफ वैल्यू। मतलब आपको 10 ग्राम गोल्ड में जो 100 साल पहले मिलता था, आज भी 10 ग्राम गोल्ड में उतनी चीजें मिल जाएगी। तो जो ट्रू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द ट्रू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज गोल्ड। एंड ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, और मैं दूसरी चीज़ ये भी बोलता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। जैसे जब कोविड हो गया तब हो सकता है कि बैंक्स भी बंद हो जाए, आपको वो भी नहीं मिले करके। तो गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि हमको हेल्प करे एकदम टर्बुलेंट टाइम में, बिकॉज किसी भी पीरियड में आप गोल्ड तो बेच ही सकते हो, गोल्ड की हरदम वैल्यू रहती है। तो इसीलिए नाउ विद अ हम्बल्ड माइंड आई एक्सेप्ट गोल्ड एज अ गुड इन्वेस्टमेंट, दो नॉट फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट बट फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट एज सच। ओके अब बात करते हैं एआई की। हाँ जी। एआई का क्या रोल आगे होने वाला है? अभी एआई का क्या रोल है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए? हाँ, मेरे को लगता है बहुत समय के बाद में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आई है जो कि हमारे जीने का तरीका ही चेंज कर देगी। और बहुत अलग अलग तरीके से इसने हमारी लाइफ को ऑलरेडी इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया जब आया था तब मैं बोलता था कि सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस को डेमोक्रेटाइज कर डाला, वरना उसके पहले शायद तेंदुलकर या शाहरुख खान ही इन्फ्लुएंस कर पाते थे लोगों का डिसीजन। बट सोशल मीडिया आने के बाद में लोकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वो पावर ले ली है कि वो कंज्यूमर्स का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेरे को लगता है उसी तरीके से एआई ने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। यानी पहले जो नॉलेज सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोगों के पास में था, एक्सेस टू बिगेस्ट एडवाइजर्स, एक्सेस टू बिगेस्ट कंसल्टेंट्स, अब वो एक छोटे बिजनेसमैन के पास में भी है। ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आप जैसे एआई को बोलोगे कि अज्यूम दैट यू आर अ कंसल्टेंट एट McKinsey और BCG एंड एडवाइज मी ऑन दिस प्रॉब्लम ऑफ माई बिजनेस, तो लिटरली आपको उसी लेवल का नॉलेज सिटिंग इन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया मिल जाता है। तो अगर हम सही तरीके से यूज़ कर पाए, क्या प्रॉम्प्ट देना है, किस तरीके से उस नॉलेज को यूज़ करना है, तो मेरे को लगता है आज के दिन में वो सब रिसोर्सेज जो एक बहुत बड़ी कंपनी के पास में हुआ करते थे, आज एक छोटे से लोकल बिजनेस के पास में है।
ओके, आपके हिसाब से हैबिट्स का क्या रोल है सक्सेस में? हैबिट्स दे आर द फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस। हैबिट्स क्या है? बेसिकली रिचुअल्स है जो आप रेगुलर बेसिस पे रिपीट करते हैं एंड विच कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। हमारे इंडियन कल्चर में भी ना कई सारी चीज़ें हमको हैबिट्स के फॉर्मेट में सिखाई गई थी। जैसे ग्रैटिट्यूड वाली हैबिट्स, बेसिक, मैं एकदम बेसिक इसमें जाऊंगा, लाइफस्टाइल के ऊपर बात करूंगा हैबिट्स के लिए। जैसे अपने यहाँ पर सबसे पहले ना उठ के बोलते थे कि यार उठ के सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए, आरती पूजा करनी चाहिए, नहाना धोना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, खाने के पहले पूजा करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड देनी चाहिए। तो ये टाइप की रिचुअल्स हमारे लाइफ में घोल दी गई थी, हमारे कल्चर का पार्ट बना दी गई थी, जो कि हैबिट बन जाती थी। जब आप रेगुलर बेसिस पे इस टाइप की हैबिट्स डेवलप करते हो तभी विनिंग करते हो, विन करते हो। एक बार कोई काम करके कोई सक्सेसफुल नहीं होता, उस काम को रिपीटेड बेसिस पे बिना बोर हुए रिलीजियसली आप जब काम करते हो कोई, तब जाके आप उसमें सक्सेसफुल होते हो। तो हैबिट्स आर फंडामेंटल ब्लॉक्स। आप अगर अच्छी चीज़ों की आदत डालोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप बुरी चीज़ों की आदत डालेंगे तो आपको बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, इंडिया को आप कहाँ देखते हो अगले कुछ सालों में? मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया अगले 20 साल के अंदर नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमी बन जाएगा। और मैं एकदम ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात करता हूँ कि 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन इंडिया। एट द एंड इट इज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस विच विल काउंट। हम लोगों का रिच क्या कहते हैं कल्चर, ओल्ड सिविलाइजेशन, वेरी टैलेंटेड क्या कहते हैं रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें तो हमारे पास में वर्क करती ही है। बट मेरे को ऐसा लगता है इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम अल्टीमेटली देर सवेरे टच हो जाता है। आप 1700s के पहले भी देखेंगे तो इंडिया एंड चाइना, दे वर द नंबर 1 एंड नंबर 2 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। वी यूज टू प्रोड्यूस अराउंड 25 to 30% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट। आज के दिन में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 4% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट, 3 से 4% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट। हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड जो बेसिक चीज़ें रहती है ना, कि जो बेसिक सपोर्टिंग फैक्टर्स रहते हैं, मेरे ख्याल से हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी, ये सब चीज़ें तो हमारे फेवर में है ही। एक चीज़ बीइंग अ डेमोक्रेसी एंड अ मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारे यहाँ पे मिसिंग थी बहुत समय तक, वो थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नाउ विथ वन पार्टी हैविंग स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड गुड लीडरशिप is there which is supposed to be there, मतलब which you can expect कि यार रीजनेबल लेवल तक आपको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, एक डायरेक्शन भी मिलेगा। तो आई थिंक वी आर लुकिंग एट वेरी एक्साइटिंग टाइम्स एंड आई डोंट सी एनी रीजन। और आप दुनिया की हालत देखो, लगी पड़ी है दुनिया की। यूएस इज जस्ट क्या कहते हैं लिविंग टू सर्वाइव। मतलब वो ऐसा बम है जो कि 2008 में फट सकता था, 2000 में फट सकता था, 2022 में फट सकता था। सब लोग बस कोशिश कर रहे हैं ये टाइम बम को थोड़ी देर तक आगे खींचने की। यूरोप बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है, कुछ नया वहां पर हो नहीं रहा है, तो दे बोथ आर स्ट्रगलिंग। उस फेज में इंडिया इज लुकिंग एट अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड अपने पास में सबसे बड़ा मार्केट ऑलरेडी है। कंजम्पशन होता है मार्केट से। आपके पास में जब 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी है तो आपको मार्केट ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हमारे कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारा लाइफस्टाइल बढ़ेगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इससे जो डिमांड क्रिएट होगी हमको सिर्फ इसको मीट करने का है। तो वी आर लुकिंग एट सम एक्साइटिंग टाइम। आई सी नो रीजन, आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड एंड मतलब आई वुड बी चैलेंजिंग माई ओन बिलीव्स अगर 2047 तक इंडिया नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमी नहीं बना तो। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और मैं आई कैन बेट माई मनी ऑन इट कि 2047 तक इंडिया वुड बी इधर फर्स्ट और नंबर 2 कंट्री इन द वर्ल्ड। वंडरफुल, वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हियर दैट। इट इज बेसिक कॉमन सेंस। मैं मतलब जेन्युइनली ऐसा पेट्रियोटिक नेशनलिस्टिक साउंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ। इतने लोग हैं यार, मैं और आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे ना तो देश आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गिरीश। हमने आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से, पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे
कौन से देश स्ट्रगल कर रहे हैं. सो वी हैव टच्ड अपॉन लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जिसने भी लास्ट तक पॉडकास्ट देखा है, मैं हर पॉडकास्ट में ये बोलता हूँ कि इंटरनेट पे कितना सारा ही कंटेंट अवेलेबल है, बट आपने एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट देखा है, विच मीन्स दैट यू आर दैट 1% जो अपने आप को मेंटली ग्रो करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग दैट 1%. जाने से पहले मेरे को ये बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इसमें से कौन सी 2-3 चीज़ें ऐसी है जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और अगले पॉडकास्ट में कौन से गेस्ट को मैं बुलाऊं. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.